Hello, students of class 11th. We are starting a new chapter, and probably this is the last chapter of your biology book. And this is about chemical coordination and integration. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप यह पा रहे हैं कि हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन के लिए ये कारक जिम्मेदार है, या इनकी वजह से हो रहा है। इनकी वजह से देयर इज अ न्यूरल कंट्रोल as well as there is chemical control। और इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज इन होल पूरे बॉडी का हो रहा है। तो न्यूरल कंट्रोल में आपने देखा कि क्या देखा कि देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, न्यूरल टिश्यूज। आपने क्या देखा, स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स मिल करके नर्वस सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। इसी नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सो बेसिकली न्यूरल कंट्रोल वैसा कंट्रोल है जो हमें दिखता है, यानी इनके स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स हम ऑपरेट करके या डायसेक्ट करके यू कैन विजुअलाइज। ओके, और ये स्ट्रक्चर्स पूरे बॉडी में इंटरवेंड, ठीक है, नर्व्स की ब्रांचिंग इंटरवेंड है। तो ये सब फिजिकल एंटाइटीज है जो दिख रहा है वो इंटरवेंड है। ओके, बट nerve endings cannot reach each of the cells. Okay, it goes till the tissue level. So there is a chemical control. Okay, once the chemical in the form of liquid is added into the circulation, then that chemical can reach every corner of the body, each and every corner of the body. Okay, समझ रहे हो बात को? सो दिस केमिकल कंट्रोल जो है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप। यू विल फाइंड स्ट्रक्चर्स जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टिश्यू पैचेज और सेंटर्स इन दैट टिश्यू पैच। ऐसा हो सकता है या तो पूरा का पूरा ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन दैट फंक्शन that is secreting the substances, chemical substances, which are called as hormones or chemical messengers. Okay, neurotransmitter is also a chemical messenger, which you have seen in the neural control and coordination. When presynaptic nerve and postsynaptic nerve communicate with each other, there is a formation of synapse. Okay, तो यहां भी आप केमिकल कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। ओके, और वह केमिकल फिर दूसरे नर्व में रिसीव कर लिया जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि नर्व के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। ओके, इन केमिकल कंट्रोल यू विल सी सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या किसी ग्लैंड या ऑर्गन के अंदर कोई एक टिश्यू का कोई पैच है जहां से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, या कोई सेंटर है, जैसे ब्रेन में सेंटर है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइपोथैलेमस। दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। टिश्यू पैचेज जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में है। एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एक्सेट्रा। ओके, तो अब आप देखेंगे इन कैटेगरीज में ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि केमिकल रिलीज कर रहे हैं। यहाँ के स्ट्रक्चर और इन स्ट्रक्चर्स में अंतर ये है कि यह स्ट्रक्चर जो है वहां पर मौजूद है जहां पर ऑर्गन है, सिर्फ वहीं पर। इट इज नॉट गोइंग टू द सेल्स। द branches of this structure is not reaching the cells, individual cells, where you are seeing the branches of these structures are reaching the tissues in the neural control. That's why it is quick in action. Okay, because the nerve impulse in the form of electricity can be conducted quickly to the distant part of the body via the branches of these type of structures. आप पढ़ चुके हो एक्सॉन के जो है वह लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है इन मीटर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज क्विक इन एक्शन, whereas क्विक भी है प्लस शॉर्ट लिव्ड है। फिर रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ओके, एक्शन पोटेंशियल के बाद तुरंत आपने टच किया, तुरंत रेस्टिंग से एक्टिंग हो गया और एक्टिंग से फिर रेस्टिंग हो गया। तो इट इज क्विक एंड शॉर्ट लिव्ड। ओके, द इफेक्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में द इफेक्ट मे बी प्रोलॉन्ग्ड। ओके, जैसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, 18 साल तक उसका इफेक्ट रहेगा। बोन का लेंथ बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, गर्डल का थिकनेस बढ़ेगा, स्केलेटल मसल के सेल्स बढ़ेंगे। ओके, इट विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि अभी इंपल्स हुआ, अभी हुआ, बंद हो गया। नो, एंड इट हैपेंस मोस्टली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन यू स्लीप। इसलिए ग्रोइंग एज में स्लीपिंग ड्यूरिंग द नाइट इज क्रूशियल। दिन में सोने में नहीं होगा। ओके, आप कहोगे रात में नहीं सोए, दिन में सो के पुड़ा लेंगे, वहां पे प्रूफ हो। जो ऐसा करते हैं रात में जगना नहीं करना। सार्केडियन रिदम जो है हमारा वो इस प्रकार से एडजस्टेड है। दिस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स विल बी रिलीज्ड इन द नाइट व्हेन द डार्कनेस कम्स। ओके, so when you sleep after the meal in the night, that time your growth hormone, the development of central nervous system, all these chemical coordinations, because your body is in rest, it works at its full potential. Okay, so you have to keep this in mind. So yeah, structure जो है chemical coordination में involved, they are prolonged, their effects are prolonged, very essential for us and survival. And these two types of coordination in combination takes care of all the control mechanisms which body needs. ये दोनों मिलके पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम पूरा। क्योंकि आप पानी में कुछ चीज मिलाते हो, कोई कलर या कोई सब्सटेंस, तो वह लिक्विड जहां जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक वो पहुंच जाएगा। हर एक कोने में, हर एक क्रिवाइसेस में जहां आपका स्ट्रक्चर नहीं जा सकता था, दैट लिक्विड विल बी। सो इसमें आप क्या देखोगे केमिकल कंट्रोल्स में कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो वहां पर लोकल हैं उस रीजन में, यहाँ पर क्या देख रहे थे, ये लोकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स उस रीजन में लोकल भी है और साथ में दूर तक गया भी है। ये स्ट्रक्चर लोकल है, वहीं पर इनके द्वारा सिक्रीट किया हुआ सब्सटेंस दूर दूर तक पहुंच रहा है, क्योंकि वह सर्कुलेशन में ऐड हो जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। समझे बात को? ओके,
So this function is carried by hormones here, the chemical control. तो दोनों मिलकर न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. So in this coordination, now you know that the important structures which are involved, because the synthesis of these substances, chemical substances which are called as hormones, are being done by these structures. Okay? So it's there in the book as a heading, endocrine glands. So those structures which secrete these type of chemical messengers are called as, and pour these chemical messengers in the blood circulation directly without any involvement of any duct. That's why it is endocrine. So it is pouring its secretion into the circulation directly. So those organs are called as endocrine glands. Understood? पढ़िए, तुम पढ़ो. So what is endocrine gland? पहले तो यही आप समझिए, आपको आइडिया दे दिए. These are the structures involved in secretion of the chemical messengers, okay, which reach different parts of the body when added into the blood circulation. So इनकी परिभाषा के अनुसार हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस, पहले तो डक्टलेस ग्लैंड्स, ओके. Chemical messengers, that is hormones, are synthesized and released into the blood. Released into the blood. ये दो क्राइटेरिया है. अब इस हार्मोन पर आइए. व्हाट इज हार्मोन? केमिकल मैसेंजर, ओके. इसका डेफिनेशन आपके बुक में बोल्ड लाइन में दिया हुआ है. इसी का मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या हो गया? पहला शर्त ये है कि इट इज नॉट ए न्यूट्रिएंट. ओके. सेल को किन किन चीजों की आवश्यकता है अपने सर्वाइवल के लिए? न्यूट्रिएंट्स की, गैसेज की, वाटर की. ये तीन चीज की जरूरत है, तो होती है. गैसेज, if that cell is aerobic, mostly our cells are aerobic except RBCs. Nutrients and water, ये सेल्स का इनटेक. गैसेज जैसे O2, न्यूट्रिएंट्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स और आयंस
सोडियम पोटासियम क्लोराइड, बायोमोलिकुल में सब आ गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन सब आ गया, एंड H2O. Of course, this is needed because this is universal solvent and we are adapted to this. We are evolved in such a way that we will use O2 and H2O. तो इन चीजों की जरूरत है सेल्स को। इनके अलावा सेल्स को किस तरह से फंक्शन करना है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वो सेल बिना मतलब का है ना, कुछ काम कर रहा है, उसका कुछ फंक्शन है, चाहे वो सेल किसी भी टिश्यू का हो, बिलोंग करता हो। जैसे नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ग्लायल सेल्स नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बताए थे, स्टार साइट सेल्स जो न्यूरल सेल्स के रीजनरेशन में इनका कुछ लिमिटेड रोल है, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू के स्पेशल सेल्स, मसल टिश्यूज के स्पेशल सेल्स हो गए आपके। तो इस तरह से जो भी सच एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, इन सेल्स जो वह काम कर रहे हैं, उनके काम में समझ लो कि छेड़छाड़ की जा सकती है। ज्यादा करो नहीं, कम करो, बंद करो, शुरू करो, होता है ना, किसी को काम पर रखो, तेजी से करो, बहुत धीरे धीरे कर रहा है, और कोई बहुत जल्दी कर रहा है, आराम से स्थिर से करो। अभी कोई आ जाए झाड़ू लगाने, फट 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 करने लग जाए, धुआं धूल सब उड़ा दे, तो हम क्या करेंगे, स्थिर से करो भाई। ओके, तो सेल भी जो काम कर रहा है वो विगोरसली भी कर सकता है, स्लोली भी कर सकता है, स्टीडली भी कर सकता है। ओके, और वो सेल अगर रेस्टिंग फेज में है तो उस ढंग से फंक्शन करेगा, एक्टिव फेज में है तो उस ढंग से फंक्शन करेगा। ओके, किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन करना या नहीं करना, यह भी निर्भर कर सकता है। ओके, तो उनका ऑन ऑफ, अगर ऑन है तो उसका रेट, एक्सीलरेशन, इफिशियंसी, ये सब पर असर डाला जा सकता है और होता है, और वह उसी को तो कंट्रोल कहते हैं। तो ये तो बेसिक डी चीज है, सेल्स को चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा सेल्स को कंट्रोल करने, जो उनके फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं, वह केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा हो रहे हैं। और यह केमिकल मैसेंजर, यही केमिकल मैसेंजर है। ओके, द हॉर्मोन्स, तो इनके अलावा सेल को केमिकल मैसेंजर की भी जरूरत है। तो यह कंट्रोल्ड वे में फंक्शन करेगा, ठीक है, इस पर कंट्रोल हो सकता है। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? ठीक है, तो ये केमिकल मैसेंजर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज पर अगर आपका कंट्रोल है तभी आप उसका लाभ उठा पाओगे फुल्ली। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो उसके काम नहीं आएगा ज्यादा। जैसे कोई स्टूडेंट, बच्चा अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है तो माँ बाप को नुकसान पहुंचाएगा, या काम नहीं आएगा, परिवार के नुकसान पहुंचाएगा, पैसा उड़ा देगा, वो फालतू खर्च कर देगा, अपना करियर खराब कर लेगा। और जो कंट्रोल में है तो माँ बाप तो भला ही चाहेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कोई गलत काम करे, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल बिल्कुल सही कंट्रोल है। अगर किसी दोस्त का कंट्रोल हो जाए आपके ऊपर, और दोस्त बदमाश है और आप सब उसका बात मान रहे हो, सुन रहे हो, तो आप डिरेल हो जाओगे। आपका फंक्शन डिरेल डिरेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो आपका लाभ उठाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल बहुत न्यूट्रल कंट्रोल होना चाहिए, स्वार्थी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स का आपके ऊपर कंट्रोल है, आपके भले के लिए, उनका अपना भला के लिए। आपका भला होगा तो उनका अपने आप भला हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसीलिए कंट्रोल जरूरी है। अब जब कंट्रोल है, आप स्मूथली और बढ़िया से काम कर रहे हो।
इसका कुछ फल निकलेगा। ओके, तो हार्मोन का क्या डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन? जो कि यह एक सेल को आवश्यकता पड़ने वाली नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड, लिखा हुआ है पहले, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट कंडीशन इज दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। एंड नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, ऑर्गेनिक केमिकल भी जोड़ सकते हो, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस definition, neurotransmitter also qualifies this. अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, ठीक है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस नहीं, रिलीज होते हैं बाय प्री साइनेप्टिक नर्व। वो साइनेप्टिक के पास तो रिसेप्टर है, वो रिसीव करेगा, ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल पर वो रिलीज होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑल्सो नॉन न्यूट्रिएंट्स, इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो नर्व सेल के बीच का वो मैसेंजर है, ये भी बात है। एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये भी क्वालिफाई हो रहा है। तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन, neurotransmitter are also hormones. Okay, but क्या केमिकल है, ठीक है। So all hormones are not neurotransmitters and not all neurotransmitters are hormones. या आप कह सकते हैं ये कि all neurotransmitters are hormones. This can be right, correct statement. Neurotransmitters are the special hormone type of hormones which are released in the synaptic cleft only. Synaptic cleft में रिलीज होने वाला केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, स्पेशल टाइप का एक कैटेगरी का हार्मोन हो गया, ठीक है। लेकिन सारे हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है। थायराइड हार्मोन तो कहीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज नहीं हो रहा है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। समझे बात को? ये स्पेशल तरह के हॉर्मोन्स को। क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? Neurotransmitter and hormones are the same thing. Varieties of hormones are there. जितना साइंस और प्रोग्रेस हो रहा है, हमें नए नए हॉर्मोन्स के बारे में जानकारी मिल रहा है कि वो ये भी सीक्रेट होता है, ये भी होता है। पहले नहीं हमें पता था हार्ट से भी हार्मोन निकलता है, अब पता लग रहा है कि हार्ट से भी हार्मोन निकलता है। आपने देखा था किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, अभी हार्मोन निकल रहा है ना। स्टमक से भी हार्मोन्स निकलते हैं। तो पहले पता था कि पिट्यूटरी हार्मोन निकाल रहा है, थायराइड हार्मोन, डेडिकेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड लेवल पर। लेकिन टिश्यू पैचेज एंड सेंटर्स, दीज आर बीइंग डिस्कवर्ड, और भी पता लग रहे हैं। यस,
एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इतना पढ़ा रहे समझा रहे नहीं समझी। एंडोक्राइन ग्लैंड है, सारे जो ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हॉर्मोन्स चूंकि रिलीज हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के ही द्वारा, इसी एंडोक्राइन ग्लैंड से के डक्ट से हार्मोन नहीं निकल रहा है। पैंक्रियाज जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, उसका एक्सोक्राइन फंक्शन डक्ट के थ्रू हो रहा है, बट एंडोक्राइन फंक्शन जो हो रहा है वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में रिलीज हो रहे हैं, द सिंथेसाइज हार्मोन इन दैट एरिया ऑफ द पैंक्रियाज बड़ा है, उसमें एक कोना से कहीं से हार्मोन बन रहा है, समझे ना। बहुत बड़ा मतलब आपका एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, छोटा ऑर्गन है ये, मतलब उसके किसी एक सेंटर से हार्मोन निकलता है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। हार्ट एक ऑर्गन है, उसके किसी कोना से कुछ हार्मोन निकल रहा है। ये रूम है रहने का, इस कोई बहुत ही कीमती सामान मान लो सोना का अंगूठी इस कोना में रखा हुआ है? क्या कहेंगे, वो इसी रूम में है। इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, लेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज, क्या कहें, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। समझ का फेर है, आप उस समय यह समझोगे कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन में भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इंसुलिन डक्ट से नहीं निकल रहा है, वो डायरेक्ट पैंक्रियाज से ब्लड में जा रहा है। ब्रेन थोड़ा सा अप्लाई करो, हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में ऐड हो रहे हैं, अदर सिक्रीशंस वह डक्ट के थ्रू अपने टारगेट लोकेशन पर जा रहा है, हार्मोन भी अपने टारगेट लोकेशन पर जा रहा है, लेकिन वह ब्लड में पहले ऐड हुआ तब टारगेट लोकेशन पर गया, तो उसका इफेक्ट एक सिस्टेमिक इफेक्ट है कि ब्लड इज सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, सिस्टेमिक, बॉडी एज इन होल, उस हार्मोन का इफेक्ट। इंसुलिन का इफेक्ट हर एक सेल पर है, लेकिन बना कहां से, पैंक्रियाज के एक कोने में बना हो। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन वाला सिक्रीशन है जो डक्ट के थ्रू आ रहा है, उसका इफेक्ट सिर्फ डियोडेनम में है या स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट में है। कान में कोई इफेक्ट है उसका, पिन्ना में? नो। लेकिन हार्मोन का है, उसकी पहुंच है यहां तक, टिप ऑफ द टो तक, क्योंकि ब्लड में ऐड हुआ हो। अंडरस्टूड? कोई डाउट है अभी? ठीक है, तो हम यही कंसेप्ट बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन में क्या अंतर। न्यूरो ट्रांसमीटर भी हार्मोन्स ही है, लेकिन यह एक डेफिनेशन यहाँ पर एक आप और ऐड कर सकते हो, यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि द सिक्रीशंस आर दीज प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस आर एडेड इन द ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली। अगर हम ये कंडीशन इसमें जोड़ दें, चौथा कंडीशन, दीज सब्सटेंसेस जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज हुए हैं, सिक्रीशंस आर एडेड या रिलीज इन द ब्लड डायरेक्टली विदाउट डक्ट्स। इस चौथे कंडीशन को ऐड होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर फिर बाहर हो जाएगा हार्मोन के डेफिनेशन से, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड में नहीं ऐड हो रहा है, उसका सिक्रीशन साइनेप्टिक फ्लूइड में ऐड हो रहा है। समझा बात को? तो आपको एग्जाम में आए तो आप ये चारों बात लिख सकते हो, या ये तीन भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी का जो प्रेजेंट है अंडरस्टैंडिंग, ये चारों बात लिखना। चलिए आगे बढ़िए।
द न्यू डेफिनेशन, तुम पढ़ो एक एक करके पढ़ो, तुम पढ़ी अब तुम पढ़ो। द न्यू डेफिनेशन ठीक, रुक जाओ। अब इस न्यू डेफिनेशन के मुताबिक क्या न्यू डेफिनेशन था जिसमें ये तीनों पॉइंट हम अभी डिस्कस किए सिर्फ, ठीक है। पहला नॉन न्यूट्रिएंट, दूसरा इंटरसेलुलर मैसेंजर, तीसरा प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। इन इन तीनों वजहों से ही, सिर्फ सिर्फ इन्हीं तीनों वजहों से अगर हम हार्मोन को देखें तो हार्मोन का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। यही मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हार्मोन है, सिर्फ यही तीन पॉइंट। ये वाला पॉइंट को हम हटा दिए हैं मॉडर्न डेफिनेशन से, कि द सिक्रीशंस आर एडेड इनटू द ब्लड डायरेक्टली डक्टलेसली। सिर्फ वो ही सिक्रीशंस जो डायरेक्टली और डक्टलेसली ऐड हो रहे हैं सर्कुलेशन में, वही सिर्फ हार्मोन नहीं है, उसके अलावा भी हार्मोन, जैसे देखिए इसी किया न्यूरोट्रांसमीटर अब हार्मोन बन जाएगा, कहलाएगा, इन तीन वजहों से ही सिर्फ। लेकिन ये चौथी वजह जो है, न्यूरोट्रांसमीटर को हार्मोन कैटेगरी से बाहर निकाल देगा। ओके, तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, दिस वन, ये तीनों पॉइंट अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, देन यू विल राइट तीन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है तब ये चारों लिखोगे, ठीक है। यही बात आपके बुक में भी लिखा है, सिर्फ हल्का सा लिखा है किताब में, द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। नए नए मॉलिक्यूल फिर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले नहीं थे हार्मोन के कैटेगरी, वो सब अब आ जाएंगे इन तीन डेफिनेशन पॉइंट्स की वजह से। जैसे न्यूरोट्रांसमिट, इन एडिशन टू द हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के अलावा भी नए मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो जाएंगे इस मॉडर्न डेफिनेशन के वजह से। ओके, अब देखिए लिख रहा है इनवर्टी, अब दूसरी बात, इनवर्टिब्रेट्स पजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। द एनिमल्स with lesser complexity in their body organization, they also have the endocrine system. Okay, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था, उनके पास नहीं है वो, लगभग ये प्लांट के पास नहीं है, फंजाई किंगडम में नहीं है, मोनेरा प्रोटिस्टा का सवाल ही नहीं उठता, यूनिसेलुलर है। ओके, तो ये किनके पास है नर्वस सिस्टम? एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के ही पास सिर्फ है। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में भी जो प्रिमिटिव फाइलम्स हैं वहां पर नहीं है, जहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पर है वहां नहीं, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस के पास नहीं, निडेरिया के पास नहीं, और पुअरली डेवलप्ड नर्वस न्यूरोनल नर्वस सिस्टम, you can say Silentrata onwards, you say, you can see a presence of सिस्टम नहीं कर सकते सिलेंट्रेटा का, उनको न्यूरोनल टिश्यू है, वही टिश्यू सिस्टम जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन कर रहा है, इसलिए वो उसको नर्वस सिस्टम कहेंगे, सिंपल न्यूरोनल टिश्यूज। बट इन अस इट इज हाईली डेवलप्ड
highly evolved. We have highly evolved nervous tissue and the system. वो हम देख लिए थे नर्वस सिस्टम की, वही बात है. एंडोक्राइन सिस्टम, nervous system is involved in neural control and coordination. Endocrine system is involved in chemical control and coordination. यही सिस्टम कर रहा था. Endocrine system is also poorly developed in lower animals, invertebrates. Okay ना? So invertebrates possess very simple type of endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates. Vertebrates के पास एक highly evolved endocrine system है, जिनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या हो वो भी ज्यादा है, और हॉर्मोन्स जो उनके द्वारा सिंथेसाइज किए जा रहे हैं वर्टिब्रेट के एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, वह भी काफी ज्यादा संख्या में है वर्टिब्रेट का एंडोक्राइन सिस्टम. इसके ठीक विपरीत इनवर्टिब्रेट का एंडोक्राइन सिस्टम सिंपल है. ओके, लेस नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, lesser number of the hormones synthesized by those glands, endocrine glands. So in this category, the vertebrates which has a highly evolved endocrine system, we also belong. We are also vertebrates. So in this book, you will see the human endocrine system. Okay, so now we will study the human endocrine system. इतना बात किए एंडोक्राइन के बारे में. अब यह है क्या, किन किन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलकर यह बना है, और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, उन हार्मोन्स का फिर क्या रोल है, क्या फंक्शन है, whether they are stimulatory or inhibitory, यह सब हम लोग पढ़ेंगे. चलो, who will read the next? Ansu, start with this paragraph. ऊपर ही ना, ऊपर. Human endocrine system. एक सेकेंड, यहाँ देखो एनसीईआरटी की किताब में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लग रहा है ग्रामेटिकल मुझे. The endocrine glands and hormones. Endocrine gland and hormone नहीं, ठीक है, चलिए बात. Our endocrine system. बेसिकली क्या कर रहे हैं यह एंडोक्राइन सिस्टम? दे आर secreting chemical messengers. Those chemical messengers are called as hormones.
इस सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स और कहीं कहीं कुछ ऑर्गन्स पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है, प्लस किसी दूसरे ऑर्गन का छोटा हिस्सा भी इन्वॉल्व। हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, जहां पर पूरा ऑर्गन ही इन्वॉल्व, और फिर डिफ्यूज टिश्यू। सी द ऑर्गन्स इन्वॉल्व, entire organ is involved. नंबर वन, ऑर्गन की जगह ग्लैंड लिखना ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन, उसका पार्ट है पिट्यूटरी, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, पाइनियल। हम यहाँ ऑर्गन, पाइनियल को एज ए ऑर्गन नहीं कर सकते हैं, वो एक ऑर्गन का पार्ट, तो इसको लिखो एंटायर ग्लैंड इज। Here you will find there is an axis in the body. Right from the above, where the entire gland is involved, you will find from the anterior to the posterior side of the body. The first one is pineal gland. The second one, no. The entire gland is not involved. हाइपोथैलेमस को हम ग्लैंड नहीं कर सकते। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब बताओ, अच्छा याद दिलाया, कहाँ, किस पार्ट का? वो हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, बहुत अच्छा से बताया है उसमें, आपको बताना चाहिए। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का हिस्सा है। यही पढ़े हो मेसेंसेफेलोन। मिड ब्रेन तो इतना छोटा सा है, टेक्टम, ये सब था उसमें। हाँ, सबसे लास्ट में कहाँ है? टेलेंसिफेलोन, फिर से बताना पड़ेगा क्या? टेलेंसिफेलोन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, डायंसिफेलोन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, डायंसिफेलोन टेलेंसिफेलोन मिलके हुआ प्रोसेंसिफेलोन। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ डायंसिफेलोन, ओके, टेलेंसिफेलोन, डायंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन, देन रोम्बेंसिफेलोन। तब भूल जाता तुम लोग। तो पाइनियल हाइपोथैलेमस इज नॉट बी हियर, एंटायर ग्लैंड इज नॉट। हाइपोथैलेमस में देयर आर, हाइपोथैलेमस में सेल बॉडीज हैं, नर्व्स के, न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर के कुछ कुछ कोने में। न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स के सेल बॉडीज हैं, और उनका एक्सॉन पिट्यूटरी ग्लैंड तक गया है। देखोगे आप, आगे पढ़ोगे तो द सेंटर्स, इसको कहते हैं न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एंटायर ग्लैंड इज नॉट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट हियर। पिट्यूटरी पाइनियल, द सेकेंड आप नाम ले सकते हो,
पिट्यूटरी, थर्ड थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियाज, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड। पिट्यूटरी के बाद आप लीजिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं बॉडी में, एक्सिस हो गया। पिट्यूटरी के बाद कौन आएगा? थायराइड। यहाँ हो गया थायराइड। थायराइड के ही ठीक पीछे पैराथायरॉयड होता है। पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड से नीचे आइए, जहां पर ट्रैकिया ब्रांच करता है, लैरिंग्स के नीचे ब्रोंकाई में ब्रांच, जहां वाई से उल्टा है, वहीं पर होता है थाइमस। थाइमस। अब यहाँ तक पहुंच गए, अब नीचे आइए। थाइमस के बाद फिर सीधे किडनी के ऊपर एड्रेनल। अभी एंटायर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, बाद में डिफ्यूज टिश्यू और सेंटर्स पर है। नहीं समझे इसका मतलब? तुम कैसे स्ट्रक्चर ए पार्ट में चल रहे हैं, तो व्हेन वेयर एंटायर ग्लैंड इज इन्वॉल्व। एड्रेनल के बाद आपका गोनाड्स। और कोई छूट रहा है? गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ovaries in females। बॉडी में ऊपर से नीचे की तरफ। अब आइए बी पार्ट, where diffused tissues present in an organ is present in an organ are involved। tissues or cells in an organ से हटा दो, सीधा डिफ्यूज टिश्यू एंड सेल्स बॉडी के डिफरेंट हिस्से में हो सकते हैं। अब आइए इसमें, पहला नाम हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं? यहां से हॉर्मोन्स सिंथेसाइज हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस। और बताइए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक लिखा हुआ है बुक में। एग्जाम्पल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक है आइलेट्स ऑफ लैंगर है। टाइम हो गया, हमको जाना भी है। हाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स।
in heart, kidney, liver, etc. ओके, सो इन सारे लोकेशन से क्या सिक्रीट हो रहा है? केमिकल मैसेंजर, जिसका नाम हार्मोन है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है। उसको खोल दो तो, और लगा देना नीचे स्टॉप पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का हार्मोन यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, ये भी नहीं है। हर जगह से अलग अलग तरह का हार्मोन्स सिंथेसाइज हो रहा है, यानी प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जा रहा है। ओके, यह भी ब्यूटी है इसका कि तरह तरह के हार्मोन निकल रहे हैं एक लोकेशन से। एक लोकेशन से, जैसे किसी एक ग्लैंड से एक ही तरह का हार्मोन नहीं निकल रहा है, कई भिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकल रहे हैं। ओके, जिनका स्टिमुलेटरी रोल भी हो सकता है, इनहिबिटरी रोल हो सकता है। कुछ हार्मोन का स्टिमुलेटरी रोल हो सकता है, बढ़ाने वाली गति को, उसके फंक्शन की गति को बढ़ाना, और दूसरे हार्मोन उसको घटाना। ओके, वहीं से रिलीज हो रहा है। और ये सब फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एक दूसरे से फाइन ट्यून्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज इन ए हेल्दी पर्सन, if this glucagon, insulin glucagon machinery is working fine in a, like us, in you, if the level of glucose increases in the blood beyond a certain threshold value, then that glucose will be converted into the glycogen. If the glucose level falls down in the blood from a certain threshold level, then glycogen will be converted back into the, ओके। और एक होम्योस्टैसिस, बैलेंस बना हुआ इन दोनों के बीच में। व्हेन यू आर इन ए वेल फेड स्टेट, द एक्स्ट्रा शुगर which is received in your blood after the digestion and absorption, the extra sugar जो हो बचा का ग्लूकोज आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल, जो भी आपका एनर्जी खर्च हुआ उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया, दैट विल बी कन्वर्टेड बैक टू द ग्लाइकोजन। ओके, एंड व्हेन यू आर इन फास्टिंग स्टेट, सपोज सोमवारी किसी ने किया हुआ था अभी पिछले 2 दिन पहले, तो इज नॉट, खाना नहीं खाया है, तो ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, सो दैट ए स्टेडी लेवल of glucose remain there in your blood. So stimulatory role and inhibitory role. स्टिमुलेटरी रोल हुआ किसका? ग्लूकेगोन का। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम ग्लूकेगोन कर रहा है, स्टिमुलेटरी रोल है। क्योंकि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, ब्रेक डाउन करके, उस ग्लाइकोजन से हर एक मोनोमेरिक यूनिट जो ग्लूकोज रेसिड्यूज है उनको अलग अलग कर। एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनको वन बाय वन एक मॉलिक्यूल से निकल के वो सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन ग्लूकेगॉन। ओके, so it is having the stimulatory role in maintaining the level of sugar in your blood,
and the insulin is having the inhibitory role because it is converting glucose into the glycogen. Okay, तो एक एग्जाम्पल हो गया. सो ये क्या है, एक दूसरे के द्वारा एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा यह संचालित होगा. ग्लूकोज लेवल फॉल डाउन करेगा तो इट विल बी सेंस्ड बाय सम अदर सिस्टम, उसका भी कंट्रोल है. ठीक है, ग्लूकोज लेवल विल फॉल डाउन, then the synthesis and release of glucagon hormone will take place. ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं हार्मोन, इनका हाफ लाइफ होता है. एक बार बन गए तो वो सर्कुलेशन में है तो हमेशा अपना काम करते रहेगा, करेगा ना, उसका हमेशा इफेक्ट रहेगा सेल्स पर. फिर आप सोचोगे कि फिर बनने की जरूरत क्या है, एक बार बन गया फिर बंद हो जाए. ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, उनका हाफ लाइफ होता है, वो फिर डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं. बाहर की दुनिया में भी हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी, इसलिए बॉडी भी हमारा उस हिसाब से एडजस्टेड है. अभी जरूरत है शुगर का क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है, फास्टिंग किया हुआ है. ओके, तब ग्लूकेगोन सिंथेसाइज होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में और वह ग्लूकोगोन जाकर के ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, थोड़े टाइम भी. अब उसका हाफ लाइफ है आधा घंटा ग्लूकेगोन का. आधा घंटा के बाद वो ग्लूकोजोन जो बना था ओके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ब्लड में मौजूद है पेप्टिडेजेस, वो उनको, वो पेप्टाइड ही है, उसको च्यू कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा. ग्लूकेगोन खत्म हो गया, लेकिन आधा घंटा तक उसका इफेक्ट रहा. अब चूंकि दिन भर फास्टिंग किए हुए तो ग्लूकोज का लेवल अगर उतना ग्लूकेगोन से हो गया होगा एक लेवल मेंटेन, तब नहीं बनेगा. ग्लूकोज का लेवल ही डिसाइड कर रहा है, यानी यहाँ पॉजिटिव कंट्रोल हो गया. ग्लूकोज when the level of glucose is low, then the synthesis of glucagon is promoted. ओके, इंड्यूस कर देगा, नेगेटिव कंट्रोल हुआ एक तरह से. when the glucose level goes high, then the synthesis will be switched off. तो यह सिंथेसिस ग्लूकेगोन का है, वह सेंस कर रहा है, सेंसर का काम कर रहा है. ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इसका चालू हो जाएगा, ज्यादा होगा तो बंद. तो वहां भी कंट्रोल है माइन्यूट लेवल पर उनका भी. ओके, और जो सिंथेसाइज हो रहा है वो फिर कंट्रोल कर रहा है. और जो पीछे के उसके सिंथेसिस में, जो इन हार्मोन के सिंथेसिस में जो कंट्रोल है, वहां नर्वस सिस्टम का भी रोल है. ओके, नर्वस सिस्टम का रोल है. तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना है. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम is basically carrying the chemical control and coordination of the cells, tissues, organs and organ systems present in our body. इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? इन सब के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन है. और यह केमिकल कोऑर्डिनेशन किनके द्वारा हो रहा है? केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं. यह हार्मोन, ये केमिकल मैसेंजर कहाँ बन रहे हैं? कुछ ग्लैंड्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जिनका भिन्न भिन्न काम है. और साथ ही साथ इस तरह के केमिकल मैसेंजर्स बॉडी के दूसरे हिस्सों से भी, दूसरे ऑर्गन्स के भी, जिनका कुछ अदर फंक्शंस था, उनके किसी एक हिस्से के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं डिफ्यूज टिश्यू एंड सेल्स में. आप देख लीजिए जहां जहां से एंडोक्राइन को प्राइमरी, पाइनियल, पिट्यूटरी, ये सब समझ गया. डिफ्यूज टिश्यू हाइपोथैलेमस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, लीवर में भी है, हार्ट में भी है, किडनी में भी है. ओके, दीज आर लोकेटेड देयर. इन पूरे इन सारी जगहों से अलग अलग तरह के केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं और उनका काम फिर हो रहा है कोऑर्डिनेशन. तो आगे हम लोग अब इन सबको ग्लैंड वाइज देखेंगे, टिश्यू वाइज जो जो इम्पोर्टेंट है वहां से
कौन सा हार्मोन निकल रहा है और उनका फंक्शन क्या है, विल सी टुमारो. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.